नमस्कार मित्रों। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों को। भारत में कहाँ पर किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती हैं, इसकी चर्चा क्रमवार करेंगे। किस चीज की वनस्पतियां कहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और ऐसा क्यों है यहाँ पर, इसकी चर्चा क्रमवार हम लोग करेंगे क्षेत्रवार। तो अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों पर जो प्रभाव होता है वो कहीं ना तो कहीं जलवायु का प्रभाव होता है, यानी किस तरह की वर्षा वहां पर है या वहां की मृदा किस तरह की है, उच्चावच की स्थिति किस तरह की, यानी ढाल किस तरह का है। ये कई चीजें हैं जो कि आपका वनस्पतियों पर प्रभाव डालती है। ठीक है। उच्चावच कहीं ना तो कहीं वर्षा को प्रभावित करता है। मृदा जो है वह वनस्पति को डायरेक्टली प्रभावित करती है पोषक तत्वों को साथ जोड़ करके। तो इस तरह से जो है जलवायुवी विशेषताएं, मृदा और अन्य कारकों के कारण जो है वनस्पतियों को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो हम वनस्पति की बात करेंगे वो आपकी होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति के रूप में। ठीक है। पहली वनस्पति जो होगी वो आपकी होगी उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र। तो ये बात आती है उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र को अगर हम देखें, इसको तोड़ने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जहां पर वर्षा अधिक हो रही हो और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां वर्षा जो है बहुत कम हो रही हो। ठीक है। वनस्पतियों के रूप में अगर बात करें, प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा अधिक हो रही हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम हो रही हो। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका खुद दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। दो टुकड़ों में क्या, कई टुकड़ों में टूट जाता है उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के रूप में। एक वह क्षेत्र जहां वर्षा अधिक हो रही है, एक वह क्षेत्र जहां वर्षा मध्यम कैटेगरी की हो रही है, एक वह क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं हो रही, बहुत कम हो रही, नाम मात्र की हो रही है। इनकी विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनमें सबसे पहले हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर वर्षा जो है थोड़ा ज्यादा हो रही है। ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा थोड़ा ज्यादा हो रही है तो उनकी बात करेंगे। तो आप समझिएगा कि जो पार्ट्स होगा ये आपका उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, इसमें वह क्षेत्र जहां वर्षा अधिक है। ठीक है। लॉजिक समझेंगे, बाकी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप यूं समझिए कि कोई वनस्पतिक क्षेत्र है या पेड़ पौधा आपका लगा हुआ है और वहां पर अगर वर्षा ज्यादा हो, आप ऐसे भी अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। गर्मी के दिनों में जो क्षेत्र जो है सूखा पड़ा रहता है, बरसात के दिनों में वहां पर इतनी हरियाली आ जाती है, इतनी झाड़ हो जाती है कि उसके अंदर जाने से भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जानवर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी वनस्पतियां उग जाती, कारण क्या है, उसको अनुकूल वातावरण मिल गया, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल गया, मौसम मिल गया उसको, वनस्पति को पनपने का। वही हाल यहाँ भी है। उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा अधिक हो रही है, आर्द्रता अधिक है, जैव विविधता वहां पर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल है। वनस्पतिक जो विविधताएं हैं वहां पर बहुत ज्यादा होगी। ऐसे क्षेत्रों में अगर देखा जाए, वर्षा अगर वर्ष भर हो रही है या बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, अनुकूल होने की वजह से पौधे जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो, ठीक है, तो वहां पर जो है पौधे अपनी जो है पत्तियां नहीं गिराते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो है जहां वर्षा अधिक हो रही है, सदाबहारी वनस्पति, सदाबहारी, इसमें भी टुकड़े तोड़ेंगे। एक जो है सदाबहारी वनस्पति में आ जाएगा, दूसरा जो आएगा ये आपका आएगा अर्ध सदाबहारी वनस्पति।
ठीक है, अर्ध सदा बाहरी वनस्पति, ठीक है, ये दूसरा आ जाएगा। एक आएगा सदाबहारी वनस्पति, एक आएगा आपका अर्ध सदाबहारी वनस्पति, दोनों में अंतर। सदाबहारी वनस्पति क्षेत्र वो है जहां पर वर्षा अधिक हो रही है, यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है या इससे अधिक हो रही है वर्ष भर में। 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो रही है वर्ष भर में वनस्पति, तो वहां पर जो है आपको सदाबहारी वनस्पतियां मिलेंगी, ठीक है। और ये पौधे जो है अपनी पत्तियों को अपने से नहीं अलग करते हैं, यानी इनके यहाँ से, इनके ऊपर से जो है पत्तियां वो आपकी अलग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पतियों में अगर हम जाएं तो आप पाएंगे कि ये जो है कुल 3 स्तरों में आपको मिलेंगी। एक तो सघनता अधिक होने की वजह से, इन वनस्पतियों में सघनता अधिक होने की वजह से ये वनस्पतियां काफी ऊंची होती हैं। सूर्य के प्रकाश की तलाश में ये वनस्पतियां जो हैं काफी ऊंची हो जाती हैं, ठीक है, काफी ऊंची हो जाती हैं। और ऐसे में जो है आप बात समझेंगे कि कुछ तो काफी ऊंची हो जाती हैं, जो काफी ऊंचे बड़े वृक्ष के रूप में होते हैं। कुछ वनस्पतियां जो है मीडियम कैटेगरी की हो जाती हैं, यानी कि नीचे रहती हैं, निचले यानी कि मध्यम में हो जाती हैं। और कुछ ऐसी होती है जो झाड़ी टाइप की होती है, वो एकदम नीचे पड़ी रहती है। तो कई लेयरों में आपकी यहाँ पर वनस्पति मिलेगी, कई लेयरों में यानी कई परतों में मिलेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों के अगर जलवायु विशेषता की बात करें, जो सदाबहारी वनस्पतियां हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वनस्पतियां हैं, उनकी अगर जलवायु विशेषता की बात की जाए तो यहाँ का जो होता है औसत ताप, ठीक है, औसत ताप जो होता है ये आपका होता है 22 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। 22 अंश सेंटीग्रेड जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनस्पति क्षेत्र का होता है। वर्षा की बात करें तो ये आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष यहाँ उगते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ये हमने पीछे ही बता दिया, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, आर्द्रता उनको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, इसलिए वो पत्तियां अपनी नहीं गिराते हैं, ठीक है। वृक्षों की बात की जाए, ताड़ हो गया, ताड़ के वृक्ष, ठीक है, महोगनी हो गया, नारियल हो गया, एबोनी है, आबनूस है, ठीक है। क्या है? ताड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, ठीक है, आबनूस, ये सब वृक्ष जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा बांस हो गया, बांस, रोजवुड हो गया, बेंत हो गया, ठीक है, रोजवुड, बेंत आपका हो गया यहीं पर, ठीक है, बेंत भी आपको यहाँ पर मिलेगा, बांस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो है वनस्पतियां आपको इस क्षेत्रों में मिलेगी। अब बात ये आती है कि आखिरकार वह क्षेत्र है कौन से, भारत में वह क्षेत्र है कौन से। इसके लिए बेटर तरीका समझने का होगा कि हम लोग जो है जलवायु, जब विश्व की जलवायु पढ़ रहे होंगे, मानसून वहां पढ़ेंगे तो भारत के वर्षा वितरण की चर्चा करेंगे, वहां पे जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वो क्षेत्र बताते हैं जहां पर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। तो आप पाते हैं जो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ये एक तो यहाँ पर हमेशा 12 मास पर्वतीय वर्षा होती, क्योंकि पश्चिमी घाट काफी ऊंचा है। इधर से आने वाली सागरीय हवाएं इस पश्चिमी घाट से ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ करके पर्वतीय वर्षा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होने की वजह से वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून भी मानसून काल में काफी तीव्र आ जाता है, जिससे यहाँ पर वर्षा आपको साल भर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपका जो है सदाबहारी वनस्पति के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है अगर हम पश्चिमी घाट के अतिरिक्त की बात करें, थोड़ा बहुत मात्रा आपको तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगी, नहीं तो आप चले जाइए सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है कुछ ऐसी वनस्पतियां मिलेगी। या फिर आपको जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना पड़ेगा, पूर्वोत्तर के राज्यों में,
ठीक है, यहाँ पर भी वर्षा भी अच्छी होती है और मौसम भी अनुकूल होता है, बहुत गर्मी का मौसम नहीं होता है। तो यानी कि अगर क्षेत्र की बात की जाए, पूर्वोत्तर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप पाएंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार क्षेत्रों में भी आप इस तरह की वनस्पति आप पा जाते हैं, क्योंकि ये करीब विषुवत रेखा के पास पड़ता है, विषुवत रेखा के पास पड़ता है, यानी 8 अक्षांश के आसपास जो है आपका ये फैलाव है इसका, उसके इर्द गिर्द फैलाव है, इसलिए यहाँ पर भी आर्द्रता आपको बहुत ज्यादा मिलती है विषुवत रेखीय जलवायु के कारण, जो कि वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट हो ही गया, द्वीप समूह में आपने देख ही लिया। हिमालय के तराई क्षेत्रों में, जो आपका हिमालय का यहाँ तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्रों में भी कुछ हद तक यहाँ पर देखने को इस तरह की वनस्पति मिलती है, जहाँ पर पर्वतीय वर्षा हो जाती है। इस तरह की वनस्पति में विशेषताएं क्या होती हैं? तो आप यहाँ पर बताए, पहले ही बताया कि जैव विविधता अधिक होती है, घने वन आपको देखने को मिलेंगे, घने वन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा शब्द जो आपका आता है वो ये कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन है, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है अत्यधिक गर्म क्षेत्र भी कहा जा रहा है। तो आप खुद को समझ लीजिए कि अगर गर्मी ज्यादा किसी चीज पर लगती है तो उसकी कठोरपन भी बढ़ जाती है, यानी कठोर लकड़ियां यहाँ पर मिलेंगी, कठोर लकड़ियां यहाँ पर मिलेंगी, वृक्षों की बहुरूपता देखने को मिलेगी, हजारों प्रकार के वन्य प्राणी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। दलदली भूमि होगी क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक है, इसका दोहन कठिन होता है, कारण एक तो दलदली भूमि का होना और दूसरे इन वृक्षों की सघनता। ठीक है, सीमित महत्व के लिए हमारे ये हो जाती है। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में होती है जहां पर आपकी वर्षा अधिक होती है। अगर इससे थोड़ी वर्षा कम हो, यानी 200 से नीचे की वर्षा हो, तो आप पाएंगे कि जहां सदाबहारी वनस्पति मिल रही है, वहां पर आर्द्र सदाबहारी वनस्पति की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी प्रकार की वनस्पति की अगर हम बात करें, तो दूसरी प्रकार की जो वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ठीक है, इसे हम जो है मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। लॉजिक इसकी, ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर वर्षा की मात्रा मीडियम में हो, मौसम में हो, एक स्पेशल मौसम हो, उसी समय केवल वर्षा हो रही हो, अन्य समयों में वर्षा वहां पर ना हो रही हो। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहां पर जो है वर्षा जो होगी वो आपकी वर्षा क्षेत्र जो ये है आपकी वर्षा, ये आपका 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य का होगा। वर्षा कम, मौसम काल में ही वर्षा होगी। तापमान तो फिलहाल यहाँ पर गर्म ही रहेगा, लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और इस प्रकार का जो वनीय क्षेत्र है भारत में, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये फिगर आपको दिखाया गया है, सबसे बड़ा क्षेत्र आपका जो है, सर्वाधिक क्षेत्र आपका जो है ये घेरे हुए है, जो कि आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के रूप में है। ठीक है, ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही, आप जान ही रहे हैं, बसंत काल जब आता है तो बसंत काल में ही जो है पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, गिरने की वजह यह है कि गर्मी काल का प्रारंभ हो जाता है और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन अधिक करती हैं, तो अब ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, पानी की बचत होती है। हालांकि नई कोकिलें निकल आती हैं, फिर से नई पत्तियां निकल आती हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो गर्मी प्रारंभ होने से पहले यानी बसंत काल में ही जो है आपके ये पौधे जो है पत्तियां गिरा देते हैं। प्रमुख वृक्षों में जो है साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण यानी हरा बहेड़ा जो आप जानते हैं, हरण, बहेड़ा,
आंवला, महुआ, या आप उस क्षेत्र में आ रहे हो तो आपके इर्द गिर्द जो है वनस्पतियां जो होंगी वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में आ जाएंगे। ये वो क्षेत्र है, कहने के हिसाब से अगर क्षेत्र की बात करें, उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, पतझड़ का मतलब या पर्णपाती वन का मतलब होता है जो पत्तियां मौसम में गिरा दें, पौधे अपनी पत्तियां एक स्पेशल मौसम में गिरा दें। और इस तरह के वन जो है मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये वृक्ष में आपने जान ही लिया, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण, बहेड़ा, महुआ, आंवला आदि प्रकार की वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी। विस्तार के हिसाब से जो मैप में दिख रहा है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आपका ये है, इसके गिरपद में यानी कि इसके पैर में ये वाले क्षेत्र गिरपदीय क्षेत्र में जो है आपको यहाँ पर इस तरह की पर्णपाती वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपका है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, झारखंड क्षेत्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है, उड़ीसा क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल भी, झारखंड भी हो गया, यूपी उत्तराखंड तो आपका हो ही गया, उत्तराखंड का भी कुछ एरिया आ जाएगा, यूपी का आपका एरिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आपका है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र भी कुछ आ जा रहे हैं, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आपका आ जा रहा है, थोड़ा बहुत कर्नाटका में आ जाएगा, फिर तमिलनाडु क्षेत्र में आप आ जाते हैं जहां पर इस तरह की वनस्पतियां देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, लॉजिक आप समझेंगे, वनस्पतियां सब क्लियर हो जाएंगी। यहाँ के लकड़ियों की विशेषताएं क्या है? वर्षा मात्रा लगभग ठीक ठाक है, सदाबहारी से कम है। ठीक है, यहाँ पर जो लकड़ी होगी वो आपकी मजबूत एवं टिकाऊ होती है। मजबूत टिकाऊ होने से इसका उपयोग जो है आपका इमारती लकड़ियों में किया जाता है। ठीक है, वृक्ष कम एवं खुले हुए होंगे, यानी सदाबहारी वनों की तरह से यहाँ पर वृक्षों की सघनता बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वृक्षों की सघनता कम होगी लेकिन वन खुले हुए होंगे, यानी वन खुले हुए मतलब विरल होंगे, आप वहां पर आराम से उनकी कटाई कर सकते हैं, व्यावसायिक कार्य आप वहां पर कर सकते हैं। सर्वाधिक महत्व वाले वन जो है आपके देश के ये हैं जहां से आप सर्वाधिक उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक लकड़ियों का दोहन यहाँ से किया जा सकता है। चारागाह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कच्चा माल, चारागाह और कच्चा माल यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरे प्रकार की जो वनस्पति आती है वो आपकी आती है उन क्षेत्रों की, अभी जो हमने देखा एक तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखा सदाबहारी के रूप में, दूसरा हमने देखा मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, तीसरा वह क्षेत्र जहां पर वर्षा बहुत कम हो रही हो। वर्षा बहुत कम होने का मतलब आप अपने यहाँ देख लीजिए, गर्मी काल में या ग्रीष्म काल में वर्षा नाम मात्र की ही होती है। जब ग्रीष्म काल होता है, हालांकि बरसात काल आते आते वर्षा ठीक ठाक हो जाती है, तो जब वर्षा नहीं होती है तो वहां पर आपको वनस्पतियां उतनी हरी भरी नहीं दिखती है। और आप सोचिए वह क्षेत्र जहां पर पूरे वर्ष जो है वर्षा बहुत कम हो रही हो, वहां पर वनस्पतियां तो बहुत ही कम मिलेंगी, और वही वनस्पति आपको देखने को मिलेगी जिसमें पानी क्षरण करने की बात कम हो, यानी ये पानी का क्षय जो है कम कर रही हो, कम से कम पानी का यूज कर रही हो, और पानी का अधिक से अधिक अपने शरीर में संचयन कर रही हो। इस तरह की वनस्पतियां जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शुष्क, मरुस्थलीय एवं कांटेदार वनस्पतियों की जहां तक अगर बात करें तो इसमें वर्षा जो है, वर्षा, ये आपका वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार, कांटेदार वनस्पति। ठीक है, वर्षा जो है आपकी 50 सेंटीमीटर या उससे कम होगी। इन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा आपकी होगी। वर्षा कम होने की वजह से वृक्षों की सघनता बहुत ज्यादा नहीं होगी, और वृक्ष जो है ये छोटे होंगे, बहुत विकास इनका नहीं हो पाता है क्योंकि पर्याप्त पोषण इन्हें नहीं मिलता
वृक्षें कटीले होंगे। कटीले का मतलब देखिए पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन जल का अधिक होता है। तो ऐसे वृक्षों में जो है पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, चौड़ी नहीं होती हैं। चौड़ी अधिक होने की वजह से सतह उसकी अधिक होगी, और जब सतह अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन वो अधिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर वही पत्तियां कटीली हो जाती हैं और नुकीला भाग हो जाता है, जिससे उसकी सतह जो है बहुत कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। इसीलिए ये वनस्पतियां जो है इस कम वर्षा वाले क्षेत्र में या कम पानी वाले क्षेत्र में जिंदा रह पाती है, अन्यथा ये जिंदा आपकी नहीं रह पाती। ठीक है, तो वनस्पतियां जो हैं वो आपकी यहाँ पर कटीली होंगी, झाड़ियों के रूप में होगी, बहुत बड़ा विकास इसका जो है नहीं हो पाता है। छाल मोटी होती है ताकि वह धूप, गर्मी या शुष्कता को बर्दाश्त कर सके, शुष्कता को बर्दाश्त कर सके और ग्रीष्म काल में पौधे की रक्षा कर सके, क्योंकि मोटी छाल जो होगी ऊपर की वह आंतरिक भाग को सूखने से बचाएगी और बाहरी भाग में एक पानी की लेयर बनाए हुए रहेगी, हरी भरी पड़ी रहेगी। ठीक है, तो गर्मी से रक्षा करने के लिए ऐसे वृक्षों की छालें जो हैं वो आपकी मोटी होती हैं। जैसे आप बबूल को ले लीजिए, बबूल की छाल मोटी होती है, पत्तियां कांटों की तरह से हो जाती हैं और बाकी भी जो पत्तियां बनती हैं वो आपकी बहुत पतली होती है। नागफनी ले लीजिए, खेजर, नागफनी आप ले लीजिए, नागफनी की पत्तियां बहुत मोटी मोटी होती हैं और उसमें वो पानी का संचयन करती हैं और बाकी कांटे आपको उसमें दिखेंगे। खजूर हो गया, खेजड़ा, रीठा, केर, केर, केर की हम बात कर रहे हैं, बेर, बेर मतलब बैर जो आप खाते हैं बैर, ठीक है, बेर, आंवला, करील, ये सब जो है ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तरह के विस्तार की अगर बात करें तो वर्षा वितरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मानसूनी पवनें आती हैं गुजरात को पार तो करती हैं, लेकिन यहाँ पर अरावली पर्वत होने की वजह से अरावली पर्वत की दिशा जो है इन पवनों की दिशा के अनुकूल होने की वजह से ये पवनें यहाँ से टकरा करके जो है ऊपर उठने की बजाय किनारे से निकलकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चली जाती है। तो इनसे तो वर्षा यहाँ पर होने से रह जाती है, बहुत नाम मात्र की वर्षा ही होती है इस क्षेत्रों में। ठीक है, और मानसूनी पवनें जो इधर से आ रही हैं, यानी कि जो मानसूनी पवनें जो है आपकी इधर से आने वाली हैं, ये वाली मानसूनी पवनें ये भी इन क्षेत्रों में वर्षा कर लेती हैं और इधर जाते जाते शुष्कता आ जाती है और जिसके कारण जो है ये क्षेत्र जो है आपका पूरा का पूरा वर्षा से काफी वंचित रह जाता है। कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो है राजस्थान का क्षेत्र होगा, राजस्थान का क्षेत्र। और पश्चिमी राजस्थान तो जान ही रहे हैं कि आपका एक बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इधर की बात करेंगे तो ये आपका पंजाब का दक्षिणी भाग होगा, पंजाब का दक्षिणी भाग होगा आपका। ठीक है, पंजाब का दक्षिणी भाग होगा। इधर बात करेंगे तो आपका जो है यूपी का जो है उत्तर और पश्चिमी भाग होगा, मथुरा क्षेत्र को आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इधर बात करेंगे तो एमपी का पश्चिमी और उत्तरी भाग होगा और ये आपका जो है गुजरात का एरिया आपका होगा, गुजरात का एरिया यहाँ पर होगा। इसका मतलब राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये आपका दक्षिण भी है, दक्षिण पश्चिम या कह सकते हैं पश्चिम। ठीक है, पश्चिम साइड का जो आपका ये उत्तर प्रदेश का है ये वाला क्षेत्र नहीं बल्कि ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये आपका होगा एमपी मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है कर्नाटका के भीतरी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के भीतरी क्षेत्रों में भी आपको देखने को इस तरह की वनस्पतियां मिल जाएंगी, स्पेशली वो क्षेत्र जो वृक्ष छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें अगले प्रकार की वनस्पति की तो वो आपकी होती है पर्वतीय वनस्पतियां। ठीक है, पर्वतीय वनस्पतियों की बात करते हैं। पर्वतीय वनस्पतियों में दो तरह के पर्वतीय क्षेत्र आप देखने को पाते हैं। कौन से दो तरह के पर्वतीय क्षेत्र होते हैं?
ये तो आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जो कि आपका काफी ऊंचा है, हिमालय, ठीक है। और दूसरा जो है आपका प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ पर्वतीय खंड है, छोटे पर्वत हैं, वो क्षेत्र मिलेगा। और दूसरा जो है आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो कि काफी ऊंचा, काफी विस्तार लिए हुए है। अगर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार जो है आपका असम से लेकर जो है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र, और फिर नीचे आएंगे तो ये आपके त्रिपुरा मिजोरम के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस तरह की वनस्पति क्षेत्र जो है यानी पर्वतीय वनस्पति क्षेत्र के रूप में आपका ये बेल्ट हो जाएगा, और ये असम क्षेत्र, सिक्किम वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा बेल्ट आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इस वनस्पति के अंतर्गत जो है आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ की विशेषताएं जो हैं, इन क्षेत्रों की जो वनस्पतिक विशेषताएं हैं वो अपना अलग तरह की विशेषता रखती हैं। ऊंचाई के साथ साथ आप ऐसे समझिए कि हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ साथ आधार में अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन मिल रहे हैं तो बीच में जो है आपको पर्णपाती मिल जाएंगे, जहाँ पे कि गर्मी कम है, थोड़ा वर्षा भी कम है। और ऊंचे जाएंगे तो आपको शीतोष्ण मिल सकते हैं, शीतोष्ण, क्योंकि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको हिमखंड मिल जाएगा, हिमखंड, ठीक है, यानी कि ग्लेशियर मिल जाएंगे। और बीच में आएंगे तो टाइगा और टुंड्रा टाइप की भी वनस्पतियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि नीचे से जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आ रही है, और तापमान में गिरावट होने की वजह से इन क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो सदाबहारी वनस्पति से लेकर, यानी सदाबहारी उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनस्पति से लेकर टैगा टुंड्रा तक की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। ऊंचाई के साथ साथ इस प्रकार की वनस्पतियों की विविधता आपको देखने को मिलेगी। कैसे समझते हैं? अगर हम इस क्षेत्र में यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक आरेख हम छोटा सा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आरेख हम ड्रा करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आपका पड़ता है, ठीक है। निचली सतह पर आप आए, यहाँ पर नीचे, ठीक है, इस निचली सतह पर आए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की निचली सतह पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक, यहां से लेकर कहां तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। 1500 मीटर की ऊंचाई तक आपको सदाबहार एवं पतझड़ वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, तापमान पर्याप्त मात्रा में रहता है, गर्मी रहती है, और जो है सदाबहारी और पतझड़ वाले वन आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यानी सदाबहारी और पतझड़, ठीक है, पतझड़ वाले आपको बने मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी एवं पतझड़ वाले वन आपको मिलेंगे। कहां से कहां तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक। 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम चले, 2500 मीटर की ऊंचाई तक चले तो ऊंचाई काफी अधिक हो गई रहती है, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर जो है 2500 मीटर है ना, यहाँ पर जो है ऊंचाई अधिक हो गई रहती है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। जहां नीचे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, वहीं पर यहाँ पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय की स्थिति मिलेगी। ये जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति मिलेगी। यानी इन क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में ओक, देवदार, बर्च और मैपल, ओक, देवदार, बर्च और मैपल जैसे वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर आप जाइए, 4500 मीटर की ऊंचाई, तो 4500 मीटर की ऊंचाई काफी ज्यादा हो गई रहती है, जिसके चलते जो है
इन क्षेत्रों में यानी 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है बर्फ की शुरुआत आपकी हो जाती है। यानी शीतकाल में तो बर्फ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4500 मीटर के ऊपर जाने पर आपका जो है बर्फ की स्थिति बनने लगती है। ठीक है, तो 4500 मीटर तक जाने पर आपको बर्फबारी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये जो है आपका ये क्षेत्र जो होता है टैगा टाइप की वनस्पतियों के लिए होता है, यानी कोणधारी वन आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोणधारी वन, ठीक है, शंक्वाकार होते हैं ताकि वृक्ष पर बर्फ पड़े तो वो आपकी नीचे गिर जाए और वृक्ष जो है वो सुरक्षित रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कोणधारी वन मिलेंगे। फर, स्प्रूस, चीर, सनोवर, ब्लू पाइन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कौन से? फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर। चीड़ को याद रखेंगे आप, चीड़ की वनस्पति पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। ब्लू पाइन भी आपको देखने को मिलेगा। 4500 से लेकर 4800, 4500 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर और काफी ठंड हो जाती है और इसमें कई महीनों तक जो है बर्फ ही जमी रहती है। कुछ समय के लिए बर्फ हटती है तो काई या छोटी वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाती हैं। काई हुआ, लिचेन हुआ या थोड़े समय के लिए घास आ जाती है तो ये आपका टुंड्रा तुल्य वनस्पति हो जाती है। टुंड्रा तुल्य, ठीक है, टुंड्रा तुल्य वनस्पति हो जाती है। 4800 के ऊपर जो है ये आपका हमेशा जो है बर्फ ही जमी रहती है। 4800 के ऊपर जो है हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। तो इस तरह की वनस्पतियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वनस्पति क्षेत्र है जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात हम लोगों ने की थी। थोड़ी सी बात हम जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में यानी कि आपका इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बात करें जो पहाड़ी वनस्पति क्षेत्र है इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों की ऊंचाई जो है वो आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों में जो है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय टाइप की ही वनस्पतियां देखने को मिलेगी। काफी ऊंचाई पे जाएंगे तो शीतोष्णकटिबंधीय, निचले क्षेत्रों में रहेंगे तो उष्णकटिबंधीय मिलेंगे। ऐसे क्षेत्रों में जो है आप देखें 3 वर्गों में विभाजित हम करते हैं। एक तो आपका आता है पश्चिमी घाट का ऐसा क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा जो आता है विंध्याचल से लेकर नीलगिरी पर्वत तक, यानी कि ये विंध्याचल पर्वत क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, और नीलगिरी ले लीजिए, यहाँ पर नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, तो आपका जो है फिलहाल ये वाला क्षेत्र हो जाता है जो पर्वतीय क्षेत्र में है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से आपका जो है, वैसे तो ये ऊंचाई अगर देखी जाए तो करीब 1500 मीटर तक ही होती है। ठीक है, 1500 मीटर तक ही ऊंचाई होती है। कारण जो है आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र इनके ढालों पर आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां मिल जाती है। कर्नाटक आप ले लीजिए, केरल ले लीजिए और तमिलनाडु क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपके उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां देखने को मिल जाती है। वहीं पर नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में जो है शीतोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। याद रखिएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, जिसे हम सोलास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सोलास, ये आपका जो है सोलास वन हो जाता है। सोलास के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रमुख वनस्पति क्षेत्र रहा। ठीक है, और इसमें कुछ नोट्स में आप ले सकते हैं जहां से कि क्वेश्चन आपका आया है। जैसे आप कह सकते हैं यूज के रूप में, इनके महत्वपूर्ण कार्य के रूप में, जैसे सिल्वर और फर जो होते हैं, सिल्वर और फर ये हल्की पत्ती और पैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कागज के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि आपके अल्पाइन क्रम के वनस्पतियों में होते हैं, काफी ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र में आपकी वनस्पतियां होती हैं। देवदार हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, देवदार जिससे कि आपका सुगंधित तेल निकाला जाता है। ठीक है, चीड़,
चीड़ जो है आपको दिखा है कितनी ऊंचाई पर है, अल्पाइन क्रम में आएगी या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आएगी। ठीक है, चीड़ का प्रयोग जो है माचिस बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर ब्लू पाइन जो है कश्मीर एवं सिक्किम क्षेत्रों में मिलेगी, जो रेल के स्लीपर डिब्बों के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, स्लीपर के निर्माण में किया जाता है। वॉलनेट नक्काशी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लैक्टस वृक्ष जो है औषधि पार्किंसन रोग को दूर करने में जो है लैक्टस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये आज की जो है आपकी वनस्पतिक क्षेत्र है। अगली क्लास में हम लोग भूकंप क्षेत्र को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।